जिन लोगों को हमारी बोली और भाषा कटुता वाली लगती है, उन लोगों ने ही तो हमारी जातियां बनाई। 6247 जातियां बनाई, हमें नीच बनाया, हमें अछूत बनाया, हमें शूद्र बनाया, इतना जीवन कड़वा कर दिया हमारा। तो कड़वा, जब तुमने हमारा सारा जीवन कड़वा 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 कर दिया, तो हमसे, हमारे मुंह से मीठा 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 मिठाई कहाँ से निकल के आ रही है। और आज मोहन भागवत को हमारे डीएनए पर बोलना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो क्या होने वाला है, ये तो इशारा हो गया है। सर, उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन करेगी पार्टी सर अपनी? मायावती से बिल्कुल। मान्यवर पत्रकार, मैं 44 साल से ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर की 44 साल की उम्र है? मुझे 44 साल की उम्र नहीं। देश में जो संविधान है, उसमें हर नागरिक को जो ठीक लगता है वो करने का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। तो वामन मेघराम कौन होता है उन लोगों को रोकने के लिए? जिनके अंदर जितनी औकात है उतना वो अपना कर सकता है, करना चाहिए। हमारे पास रोकने का तो कोई अधिकार है नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जब सब नागरिकों को अधिकार दिया, तो हम कौन होते वो रोकने वाले? सबको अधिकार है ना। ये स्थापना 6 दिसंबर 78 को बोट क्लब मैदान है ना दिल्ली में जी, वो वहाँ पर हुई थी। और उसका बर्थ ऑफ बॉम्बसेफ कन्वेंशन हुआ था। रामधन जी थे पुराने मेंबर पार्लियामेंट, याद है आपको, कांग्रेस के। वो चंद्रशेखर, रामधन और मोहन धारिया ये लोग थे ना उस समय बड़े। तो उनके हाथों से काशीराम जी ने इसका उद्घाटन कराया। और रजिस्ट्रेशन संस्था का कब हुआ था सर? रजिस्ट्रेशन 86 को हुआ, और ईवीएम मशीन 2004 में लगा। 2004 में लगा। तो लगातार आप प्रयास कर रहे हैं सर कितने वर्षों से, ईवीएम मशीन रोकने का नाम क्यों नहीं ले रहे सर? ईवीएम मशीन रोकने का नाम न होने का सबसे बड़ी वजह, दो नेशनल पार्टियों ने मिलकर इस मामले को चला रखा है। जैसे रूलिंग में जब कांग्रेस होती है तो अपोजिशन में बीजेपी होती है। बीजेपी जब ईवीएम का मुद्दा नहीं बनाती है तो मुद्दा बनता नहीं है। अब बीजेपी सेंट्रल में रूल में है, तो कांग्रेस अपोजिशन में है, तो अपोजिशन वाली पार्टी ईवीएम पर बोलती तो इशू बनता है। मगर कांग्रेस को भी फायदा हो चुका है, बीजेपी फायदा ले रही है, तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो फायदा ले रहे हैं, इसलिए इशू नहीं बन रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में हमने केस जीत लिया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में ऑर्डर किया। ऑर्डर क्या है? हर ईवीएम मशीन को पेपर मशीन लगेगी। जब पेपर टेल लगेगी तो अब ईवीएम की भी गिनती होगी, पेपर टेल की भी गिनती होगी। जैसे ही चुनाव आयोग ने और बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने देखा कि अब पेपर टेल की भी गिनती होगी, तो घोटाला करना संभव नहीं होगा, ऐसा उनको लगा। लगने के बाद फिर बीजेपी ने कांग्रेस को संपर्क किया कि वामन मेश्राम की वजह से हम लोग अब ईवीएम में घोटाला करके 2019 का चुनाव जीत नहीं सकते। और मगर आपके साथ तो समझौता हुआ हमारा 2 बार, तुमने घोटाला किया, 2 बार हमको घोटाला करने देते, तो वामन मेश्राम की वजह से हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर वामन मेश्राम का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मिलान करने का फैसला ले आओ, तो 19 का चुनाव हम जीत सकते। इसमें कांग्रेस हमारी मदद करे। तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, मिलान की डिमांड किया। 8 अप्रैल 2019 को मिलान का फैसला हुआ। इस वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ। मगर फ़ायदा होने के बावजूद भी सितंबर एंड को जो डाटा है पेपर टेल मशीन का, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अगर ईवीएम का ये जो कोविड का मामला नहीं होता, तो हम लोग ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए होते और इसके लिए भी भारत बंद करवा देते। सर, आपने बताया जिस तरीके से माननीय काशीराम जी ने संगठन की शुरुआत की थी और उन्होंने 15 साल में प्रदेश में 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाए, कई सांसद बनाए, कई विधायक बनाए,
लेकिन आप लगातार 44 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में आपका कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में क्यों नहीं पहुंच सका? हमारी इतनी चुनावी रणनीति के तौर पर इतनी बड़ी ताकत जो है नहीं ना। बीएसपी के पास भी थी जब बीएसपी 84 में बनाई गई। 84 में तो कुछ था नहीं, वो तो हम भी ये जानते हैं सर कि जब आरएसएस ने जनसंघ बनाया था, पता नहीं आपको याद है, आप पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे मालूम नहीं उस समय। मुझे तो नहीं लगता कि आप पैदा हुए थे। नहीं भाई, सुनाने के लिए तो बोल रहा हूँ, मैं ये जानकर बोल रहा हूँ कि हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो जनसंघ के लोगों को चुनाव लड़वाने के लिए आदमी नहीं मिलते थे, जिनकी आज केंद्र में ये सरकार है। आप पता नहीं, जनसंघ का ही भारतीय जनता पार्टी बनी, मगर उस समय कैंडिडेट लड़ने के लिए जनसंघ को आदमी नहीं मिलते थे। जिनको आदमी नहीं मिलते थे उनकी केंद्र में सरकार है। और आज मोहन भागवत को हमारे डीएनए पर बोलना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो क्या होने वाला है ये तो इशारा हो गया है। 3000 साल पहले और 3000 के बाद वर्षों के बाद अब मोदी जी की सरकार चल रही है जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। तो फिर सर आप कटुता क्यों फैलाने का प्रयास कर रहे हैं? ये भाषा तो आरएसएस वालों की है, कटुता वाली। मुझे तो नहीं लगता कि आप आरएसएस के प्रवक्ता है। अगर आरएसएस के प्रवक्ता ये कहते तो फिर मैं उनको सही जवाब देता। मगर आप तो हमारे भाई लग रहे आप चेहरे से, दें सर जवाब। भाषा आरएसएस की बोल रहे हो। जिन लोगों को हमारी बोली और भाषा कटुता वाली लगती है, उन लोगों ने ही तो हमारी जातियां बनाई। 6247 जातियां बनाई, हमें नीच बनाया, हमें अछूत बनाया, हमें शूद्र बनाया, इतना जीवन कड़वा कर दिया हमारा। तो कड़वा, जब तुमने हमारा सारा जीवन कड़वा 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 कर दिया, तो हमसे, हमारे मुंह से मीठा 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 मिठाई कहाँ से निकलने वाली है? उन लोगों को ऐसा सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि कड़वा क्यों बोलते हो, अरे तुमने कड़वी व्यवस्था क्यों बनाई, हमारा जीवन कड़वा कड़वा क्यों कर दिया। अभी कड़वा कड़वा जीवन से मिठाई मिठाई तो निकलने वाली नहीं है। सर उत्तर, आपने जैसे अभी बताया, आपकी स्पीच सुनी मैंने कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं 2022 में, तो सर आपने उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना? उत्तर प्रदेश जो है वो काशीराम जी कहते थे कि ये ब्राह्मणों का जो है आर्यावर्त है, पहले मैं उनका गला दबाऊंगा। यहाँ ये उनकी भाषा है ये काशीराम जी, और मेरे पास उसके वीडियो है। तो हमने भी सोचा भी हम जो है उसी लाइन पर चलने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने पार्टी बनाई और ब्रैकेट में काशीराम जी को रखा। हमने ब्रैकेट में नहीं रखा, अंदर रखा, उसी की रणनीति पर चल रहे हैं। तो हम लोग पहले उत्तर प्रदेश जो ब्राह्मणवाद का हृदय प्रदेश है, अगर उसको काबू कर लिया तो फिर आसान हो जाएगा सारा देश काबू करना। सर अभी जैसा आपने बताया कि 22% वोट उत्तर प्रदेश में बहन जी के पास है, 22.5 और उससे बता रहे हो, उससे थोड़ा सा सपा के पास है, कम है, 19.5। तो सर आप का अभी तो मतलब आपका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उन लोगों के मुकाबले तो कम है, कैसे आप जीत की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारा 0% है। मगर वामसेव का इतिहास है कि उन्होंने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, मायावती जी को 4 बार बनाया। वोट हमारा अभी 0% है, मगर ये भी इतिहास है कि हमने बनवाया। तो जिन्होंने बनवाया वो आगे भी बनवा सकते हैं, पीछे बनवाया तो सर इतिहास के आधार पर बोल रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वामसेव की वजह से 2 बार सरकार बनी दलित, और उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में काशीराम जी के पास संगठन था। अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 तहसीलों में और 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गाँव में है। लेकिन अभी मोहन भागवत को भी और आरएसएस को भी लगता है वामन मेश्राम पर निगाह रखनी चाहिए, वामसेव पर नजर रखनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। उनको ये नहीं लगता चंद्रशेखर पर नजर रखनी चाहिए। मान्यवर
आप ऐसा मतलब देख रहे हैं जैसा आपका मैं साथ अच्छा नहीं, भाईचारा है। मैं प्रूफ करता हूँ सर। आपने कहा कि चंद्रशेखर 44 साल के हैं, उससे ज़्यादा मेरा अनुभव है, लेकिन टाइम्स नाउ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने उसको प्रमुखता से स्थान दिया और बताया कि भारत और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ये उभरता हुआ सितारा है और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और अल्पसंख्यकों का एक बहुत दुख की बात है मान्यवर, आप पत्रकार है। भारत में किसके नाम अमेरिका में भेजे जाते हैं वो पत्रकार ब्राह्मण लोग, ये भारत के मीडिया वाले वो डिसाइड करते हैं और वो उधर भेजते हैं। उन्होंने इधर आकर सर्वे किया होता तो वामन मेश्राम का नंबर लग जाता। उन्होंने क्या किया, दिल्ली के ब्राह्मण पत्रकारों को टेलीफोन किया, पूछा जरा हम लोगों को जरा बताओ कौन है, तो उन्होंने उनका नाम भेज दिया। एक इंस्पेक्टर आया था मान्यवर मेरे पास मेरठ का, इनके बारे में बोलने के लिए कि मेश्राम जी ये लौंडे लफाड़े है। हमने कहा यार ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? यही ओरिजिनल भाषा है ऐसे ही वो लोग हैं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहा कि मैं तो चंदा देता हूँ उनको, लौंडे लफाड़े को। सर आप चंदा मैंने तो कहा लौंडे लफाड़े भी बोलते हो, चंदा भी देते हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहा क्या करूँ, मेरी जाति बिरादरी के लोग हैं तो मैं चंदा भी दे देता हूँ। लेकिन पिछले दिन इन लौंडे लफाड़ों से दिल्ली में मुलाकात भी तो हुई थी सर आपकी। हाँ, उसमें क्या मेरे निकला? पास 2 बार आए थे ना जी। कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करो। आपको बात तो मालूम नहीं होगी। सपने तो प्रधानमंत्री के देख रहे हैं सर। अरे पहले मुख्यमंत्री तो बनना पड़ेगा, उसके बाद में प्रधानमंत्री की बात है, ठीक है। मेरे पास आए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करो, मैंने कहा मैं रजामंद हूँ। एक शर्त, आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रेजोल्यूशन पास करो कि चंद्रशेखर को हमारा पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उसका रेजोल्यूशन की कॉपी मेरे पास लेके आओ, दोबारा नहीं आओ। सर लोगों का कहना ये है कि माननीय काशीराम जी ने जो बाम से तैयार की थी, ये उनके दुश्मन है ना कि उनके समर्थक। जैसा कि उदाहरण के तौर पे तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब हैं पंजाब से सर, राजस्थान में एक सज्जन है, आप हैं, मेश्राम साहब हैं, और 2 लोग और हैं सर जिनके नाम नहीं पता। तो स्पष्ट कर दें, लोग आपके समाज के लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं या ये सच बात है? क्या कह रहे हैं वो लोग? उन्होंने कहा कि ये माननीय काशीराम जी के वो नहीं है, और माननीय काशीराम जी ने जब पहले पार्टी संगठन शुरू किया था उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं था, इन लोगों ने चुपके से रजिस्ट्रेशन कराया उसका और पैसे कमाने में लग गए ये लोग। नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो काशीराम जी ने बनवाई थी और उसमें 51% शेयर काशीराम जी के थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो थी नहीं। ये काशीराम जी ने बनाने के पहले दीना भाना जी ने इस आंदोलन को शुरू किया, फिर खापर्डे साहब ने ज़िंदगी लगाई, फिर तीसरे नंबर पर काशीराम जी का नंबर है, फिर चौथे नंबर पर भी तो वामन मेश्राम का नाम है। यदि हम लोग इस संगठन को आज बचाकर नहीं रखते तो मायावती ने तो खत्म कर दिया था आंदोलन। ये तो बचाने का काम किया मैंने, एक बचाने का काम किया, एक इसको राष्ट्रव्यापी संगठन में रूपांतरित कर दिया, इसको अब जन आंदोलन में रूपांतरित कर दिया। और जो लोग रजिस्ट्रेशन का आरोप करने के लिए नाम ले रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं जल्दी वो भी उसमें रजिस्ट्रेशन में था और रजिस्ट्रेशन का पहला नेशनल प्रेसिडेंट वो ही था। आपके पास जानकारी सही नहीं है। मेरे सर, मैं अंदर का आदमी हूँ भाई। सर उत्तर प्रदेश फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास है। सर उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन करेगी पार्टी सर अपनी? मायावती से बिल्कुल, मायावती से बिल्कुल, मायावती से बिल्कुल। लेकिन वो तो सर दलित चिंतक हैं, दलित हितैषी हैं सर। यही तो अखिलेश जी को अपनी औकात का अंदाजा सीट से हटने के बाद हुआ कि मैं भी दलित हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप जानना चाहते हैं वो बता रहा हूँ कि मायावती से हम लोग गठबंधन करने वाले नहीं हैं। एक बात मैं फाइनली कह देता हूँ, फिर बचे हुए जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं
यदि वो सुटेबल कोई रणनीति बनाते हैं बीजेपी को हरवाने की, तो उसमें हम साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सर चंद्र अगर वो बीजेपी के साथ अंदरूनी मेल मिलाप करते हैं तो फिर तो हम नहीं करते। बहन जी को सर नकार 403 की हम तैयारी कर रहे हैं अभी। किसके साथ अभी होगी 403? 403 की तैयारी करने का मतलब किसी के साथ गठबंधन कैसे होता है? 403 सीटें हैं, 403 लड़ेंगे, गठबंधन का सवाल कहाँ है? यदि बचे हुई पार्टियां जो है बीजेपी कांग्रेस छोड़कर और मायावती छोड़कर, जो भी तमाम पार्टियां छोटी मध्यम माइक्रो जो भी है, उनके साथ गठबंधन हो सकता है, मगर एक शर्त पर बीजेपी को परास्त करने की रणनीति होनी चाहिए। सर अभी मंडल स्तरीय कार्यक्रम है आपका और मुट्ठी भर लोग के कैसे फतेह करेंगे लखनऊ को? ये कैडर है, ये मैदान में कार्यक्रम अभी होने वाले हैं। भाई कब निकले करेंगे कार्यक्रम? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की रैली घोषित हो जाएगी कल परसों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इटावा में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इटावा में और मध्य उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में, लखनऊ में, और कई कई लाख लोगों की रैली होगी। हमने शिवपाल ने मिलकर रैली की थी तो देखा था क्या? देखा आंखों से? सारे ब्राह्मण पत्रकार कह रहे थे, क्या कह रहे थे जानते? अरे तो वाम से पिया लोग हैं सारे ग्राउंड में, शिवपाल जी के तो कुछ दिख ही नहीं रहे, ऐसा वो बोल रहे थे। मगर जब दूसरे दिन खबर छपी मान्यवर पत्रकार, तो सारी खबरें शिवपाल जी की थी, हमारी खबर गायब थी। अब हमें पता चला, अरे सारी राजनीति इतनी टेढ़ी होती है। अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें तमाम बैकवर्डों में से ही किसी न किसी को बनाना है और वाम से इसके लिए पूरी ताकत लगाएगी।